हम लोगों ने कल कहाँ बात कंक्लूड की थी? लाइबिलिटीज पे, राइट? ओके, आज हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पे चलते हैं क्योंकि अब हम अपने कन्फाइन कर लेंगे अपने टॉपिक पे। सॉरी, जस्ट अ मिनट, स्टार्ट कर दिया हुआ? सुभान अल्लाह, लेक्चर नंबर तो लिखने देता है यार। प्लीज़ आप में से कुछ थोड़ा सा कोई बंदा याद रखे कि हम लेक्चर नंबर, क्योंकि आगे चल के मुझे भूल जाएगा। 4 ही है ना? ओके अच्छा जी, एक चीज़ रह गई जो बस लास्ट में बताने वाली थी, कंक्लूडिंग रिमार्क। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस पढ़ लिए, उनके डिफरेंसेस पढ़ लिए, राइट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई क्वेश्चन? नथिंग? ओके, किसी भी किस्म का अच्छा, एक और चीज़, इस क्लास में एक थोड़ा सा एक डेकोरम बनाइए इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि जो भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन आपके अगर माइंड फ्रेम में आता है कि लाइक फॉर एग्जांपल इस तरह का क्वेश्चन है, किसी भी किस्म, वो आप पूछ सकते हो। लिबर्टी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्लास का डेकोरम जो मैंने बोला वो ऐसा होना चाहिए कि कोई किसी के ऊपर किसी का मजाक नहीं बनाए। लाइक अगर किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, हो सकता है आपके लिए वो बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन हो जो उसने पूछा है, बट किसी के लिए शायद बहुत हाई लेवल। ये मुझे लग रहा है ये बाउंस बैक करिए वॉइस या वैसी है? ओके, सो ऐसा डेकोरम होना चाहिए ताकि कोई भी स्टूडेंट जिसके माइंड में कुछ भी चल रहा है कि शायद कन्फ्यूजन चल रही है, वो पूछ सकें। ओके चलो, क्योंकि आपको आगे चलते चलते, जहाँ तक मैं जब तक चैप्टर 3 कंक्लूड नहीं करता, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस, जो कि आपके माइंड में घूमेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारा आइसोलेटेड नहीं है, ये लिंक्ड है आपस में। कंपनी लॉ फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द सब्जेक्ट, या यूँ कहें कि फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट प्रोविजन टिल द एंड, वो सारा लिंक्ड है आपस में। ओके, क्योंकि आप आफ्टर ऑल बात तो कंपनी की ही कर रहे हो ना, वो उसके बनाने के लिए कर रहे हो, चलाने के लिए कर रहे हो, या ख़त्म करने के लिए कर रहे हो। गॉट माई पॉइंट? ओके चलो, एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स इसी पॉइंट के ऊपर, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, और वो ये कि मैंने कहा था सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इंडिविजुअल के केस में एक CNAC नंबर होता है, राइट? सो बस ये दो बातें समझने वाली हैं कि जो आपकी, ये तो CNAC लेके घूम रहा है लीगल आइडेंटिटी, पार्टनरशिप के पास लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, कंपनी के पास मैंने बोला होती है लीगल आइडेंटिटी। इसी तरह इनका भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, और वो आइडेंटिफिकेशन नंबर उनके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर मेंशन होता है। बस हमने वो नहीं देखा था। सो अब हम जरा एक दफ़ा उस सर्टिफिकेट को देखते हैं। आई बिलीव उन्होंने जो, बल्कि ये तो पुराना सर्टिफिकेट होगा, आप लोगों को जो हैंडआउट्स मिले हैं उसके अंदर वो पिक्चर्स वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह हैं या नहीं, वो बस एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, वरना मैं आपको, ये पुराना सर्टिफिकेट था, मैं आपको कोई फ्रेश सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि इस तरह का सर्टिफिकेट मिलता है। आप अवेलेबल है ना? बस बेहतरीन, वो घर जाके देख लीजिएगा। इस वक्त फ़िलहाल ये वाला एक रीसेंट, क्योंकि वो उस टाइम पे मैनुअल सर्टिफिकेट होते थे, जो आपके पास कॉपी है वो मैनुअल सर्टिफिकेट की है, मैनुअली साइन किया जाता था। अब सब कुछ डिजिटाइज हो चुका है। SECP आपका जो अदारा है, ये आपको नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता होना चाहिए। पहले ये होता था कि आपको हफ्ते में कम से कम 6 दिन तो चक्कर लगाना पड़ता था SECP का। एक दफ़ा डॉक्यूमेंट जमा कराने जा रहे हो, फिर लेने जा रहे हो, फिर कोई क्यूरी आ गई तब जा रहे हो। अब इतना डिजिटाइज हो चुका है कि SECP अपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिसका नाम उसने रखा हुआ है लीप, उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्शन डालता है, उसी में अपडेट कर देता है, अप्रूव करता है, वहीं पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको ईमेल के थ्रू, रजिस्टर्ड ईमेल पे रिसीव हो जाते हैं। सो आपको SECP की शक्ल अब शायद कई कई महीने नहीं देखनी पड़ती। उन्होंने इतना डिजिटाइज कर दिया और उसको बैक भी किया। यानी कि होता है, एक होता है प्लेटफॉर्म बना देना, उसके बाद सपोर्ट ना होना, जैसा FBR है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, ठीक है, और मैं 2 हफ्ते इंतजार कर रहा हूँ कि 1 हफ्ते में इसका फैसला हो जाने से, नहीं हुआ। मैंने एक दिन चाहा, मैंने चलो एक दिन विजिट ही कर लेते हैं। मैं गया FBR के दफ्तर, मैंने कहा जनाब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, वो तो हम देखते नहीं है, आपने फिजिकल देने थे। वही डॉक्यूमेंट जो आपने ऑनलाइन जमा कराए हैं वो हमें फिजिकल आके जमा करवाने थे। CP स्टार्ट हो जाएगा कुछ नहीं, कितने जो 9 बजे। उससे पहले ओके, थैंक यू।
सॉरी हम कहाँ पे थे? हाँ, सो वो डिपार्टमेंट का खाली डिजिटल प्लेटफॉर्म होना काफ़ी नहीं है, सपोर्ट होनी, तो इनकी सपोर्ट भी अवेलेबल है। सो ये वो सर्टिफिकेट है, और इस पे अगर आप गौर करें, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड। ये देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, रीडेबल है ना आप सबके लिए? ये बढ़िए, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन। भाई एक गफार कई कंपनीज हो सकती हैं, वैसे तो नहीं हो सकती, उस पर भी बात करता हूँ। गफार कई कंपनीज हो सकती हैं, ए डॉट गफार नहीं, गफार कई कंपनीज हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन इस यूनिक नंबर के साथ यही एक होगी। आप ये सर्च करोगे, पूरा बायोडाटा एससीसीपी की साइट से बाहर आ जाएगा। कौन सी फाइलिंग कब की, कब बनी, क्या कर रही है, ब्ला ब्ला ब्ला, डायरेक्टर कौन है, फलां कौन है। बात समझ आ रही है? सो यहां से एक बात और सिखाना मकसद थी। कंपनी के केस में जब कंपनी बन जाएगी, जो कि हम 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद कंपनी बना रहे होंगे, चैप्टर 1 और 2, तो कंपनी जब बन जाएगी तो हमें जो कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि आपकी कंपनी इस दिन पे बन गई है। इवन मेंशन होता है क्लियरली कि किस दिन बनी है। अगर आप गौर करो तो ये देखो, लास्ट में लाइन, क्लियर लाइन लिखी हुई है, गिवन एट इस्लामाबाद, जस्ट दिस 28 डे ऑफ मार्च 2020, ये इसकी इनकॉर्पोरेशन डेट है। पॉइंट समझ आ रही है बातें, चीजें समझ? आपको ये इसलिए चीजें दिखा रहा हूं ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट से पढ़ने में आसानी होगी। जहां पे ये वर्ड्स आएंगे आपकी फेमिलियरिटी डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर? आगे चलो। अच्छा, और दूसरी जो हमने बस बात लास्ट, कि पार्टनरशिप के अंदर जब पार्टनरशिप बन जाएगी तो जो कंक्लूसिव एविडेंस मिलता है रजिस्ट्रार, फॉर्म रजिस्ट्रार से, वो होता है फॉर्म सी। बस यही बता, ये बात यहां पे हमारी अब कंक्लूड होगी। कोई क्वेश्चन? नो? ओके, अच्छा जी, अब आते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। ये सारा एरिया हम देख चुके हैं, ये वाले एरिया पे बाद में आएंगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ, अब हम जंप करेंगे अपने सब्जेक्ट के डोमेन में। अभी तक हम डोमेन से बाहर घूम रहे थे, हम सिर्फ टाइप ऑफ बिजनेसेस को कंपेयर करके देख रहे थे, दोनों में सब में फर्क क्या है। अब हमें समझ आ गई कि हम कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखती है, कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है, उसकी गाइडलाइन फॉलो करेगी, बना रहे हो, चला रहे हो या खत्म कर रहे हो, ठीक है। और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, जितना उन्होंने नहीं दिया होगा। तो चूंकि सारा दे दिया अब, और फिर मैंने वो भी सिखाया आपको, प्रेस रिलीज भी दिखाई कि कितने दिनों में भी दे देना है, 30 डेज में। तो भाई कुछ रहता ही नहीं होगा फिर। जो कंपनी आज बन रही है वो 30 दिनों में पे करके फ्री है, तो मेंबर अगर डिसोल्यूशन में चले भी गए, कंपनी बैंकरप्सी में चली भी गई, तो मेंबर कुछ नहीं देने वाला है, जो है कंपनी के पास है, उससे लो जो लेना है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंपनी। अब इसका मतलब कंपनी के जो बेसिक फीचर है वो इन तमाम में मौजूद है, टाइप जो मर्जी हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब जो मर्जी टाइप हो, बेसिक फीचर वही है कंपनी वाले। गॉट माय पॉइंट? अब जरा पढ़िए टाइप्स क्या क्या है हमारे पास। हमारे पास है जी, सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये 4 टाइप्स हैं जी। यहां तक क्लियर? आगे चलूं। एसएमसी, सिंगल मेंबर कंपनी, नाम से जाहिर है क्या होगा, एक ही करता धरता होगा, सिंगल मेंबर। कल मैंने एक वर्ड समझा दिया था, मैंने कहा था लॉ ऑफ शेयर होल्डर का वर्ड इस्तेमाल, वो क्या बात करेगा? मेंबर मींस द इन्वेस्टर, द हु मेक्स एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर किसी कंपनी का एक ही मेंबर हो, वही करता धरता हो, वही मेंबर है, वही डायरेक्टर है, वही चला रहा है, वही हर चीज के लिए लायबल है, सो ऐसी कंपनी को क्या बोलोगे? सिंगल मेंबर। गॉट माय पॉइंट? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, या आना चाहिए था, कि सॉल्व प्रोप्राइटर के तौर पे चलते हुए क्या तकलीफ है, एसएमसी बनाने की क्या जरूरत है? कोई आंसर भी देना चाहे, क्वेश्चन भी इधर से आया, आंसर भी कोई यहीं से देना चाहे। वन थिंग इज लिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन बेटे हम कंपैरिजन सोल के साथ कर रहे हैं, इसलिए ये शायद कंपैरिजन इतना सॉलिड कंपैरिजन नहीं है। नहीं बेटे, वो भी बात खत्म होगी, हम कंपैरिजन ही सोल से कर रहे हैं। टैक्स फिक्स होता है, ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, अब ये देखो, चलो इस पॉइंट पे भी बात में आता हूँ, ठीक है। टैक्स फिक्स होता है, फिक्स टैक्स क्यों बोला बेटी ने? सॉरी,
हाँ बस अब यहां पे मैं रुक जाता हूं। देखो ऑपरेशनल बेनिफिट्स हैं, इसके अलावा इसका कोई कंपैरिजन बेनिफिट नहीं है, ऑपरेशनल बेनिफिट है। जिस इस बच्चे ने बोला कि हमें लोन या हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, सोल की क्रेडिबिलिटी नहीं बनती। सोल बिजनेस जितना मतलब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, शाह आलम मार्केट में मैंने पहले भी शायद बताया था, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है सारी। आप किसी भी बंदे को पकड़ो, वो अजीब सी हालत में बैठा होगा, फकीर सी हालत में, और अरबपति होगा। रीजन वो सारी करेंसी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में घूमता है। मतलब आप अगर फॉर एग्जांपल वहाँ आपको कभी विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ पे पठान यूजुअली जो बाइंग करने आते हैं, आप हालत देखोगे, आप लोग ये भी थोड़ी देर बाद भीख मांगेगा। सो वो शर्ट के अंदर किसी खुफिया खाने में उन्होंने इतने पैसे रखे होते हैं कि आपको लगता है कि इतने पैसे इसने अंदर डाले कैसे हैं। कैश में परचेजिंग करने आते हैं, और ऑब्वियसली कैश उन्होंने किसको देना, वही सेलर को जो गरीब सी हालत में बैठा, लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया वाली हालत में बैठा होगा। और एक ही फिनोमिना समझाना ही चाह रहा हूँ कि आज भी इतना अरबों रुपए का बिजनेस डेली करने के बावजूद उनकी मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी या वर्थ नहीं है, क्योंकि बैंक में कोई पैसा फ्लोट हो ही नहीं रहा, वो सारा कैश में घुमा रहे हैं। तो बैंक के पास जाते, बैंक है तो बैंक स्टेटमेंट खाली पड़ी है। टैक्स वाले कहते हैं बेचारा गरीब है, कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी इनकम दिखाता है, ऊपर से टैक्स लॉयर रखे हुए हैं। वो लोग ना पूरी मार्केट चार्टर्ड अकाउंटेंट पे बिलीव नहीं करती, टैक्स कंसल्टेंट पे बिलीव करती है, लॉयर पे। और लॉयर ऐसी घटिया रिटर्न भरता है उसकी कि वो देख के लगता है यार इसको तो भीख देनी चाहिए, इसको डोनेशन वगैरह लगती होगी, सदका ज़कात लगता होगा, ऐसी भरता है रिटर्न। ताकि क्योंकि मालिक कहते हैं यार पैसे ना देने पड़े, कुछ ऐसी रिटर्न बना पैसे ना देने पड़े, ठीक है। सो फिर ऐसी रिटर्न बनाते हैं कि पैसे ना देने पड़े। अच्छा चलो वापस आता हूँ। समझाऊंगा वैसे वो फ्रॉड करते भी कैसे हैं, आपको कभी समझाऊंगा कि मार्केट में ना फ्रॉड होता कैसे है। बल्कि अभी एक छोटी सी टिप देता हूँ आपको, समझाता हूँ। ये देखो, मैं एक पर्सन के पास गया शाह आलम मार्केट में, होलसेलर था, उसकी पर डे सेल थी 3 मिलियन प्लस पर डे सेल, मेडिसिन थी, पर डे सेल 3 मिलियन, मतलब मल्टीप्लाई बाय 30, 90 मिलियन की रफली या इससे ज़्यादा होंगी सेल्स थी। अब वो करता क्या था, मैं उसके सामने बैठा हूँ, तो उसने इस साइज के 2 या 3 रजिस्टर मेरे सामने रखे हैं, टेबल भी उसी तरह अंदाज से बनाए हुए हैं कि 3 रजिस्टर खुल सके। सो 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर उन्होंने सामने रखे हैं। पहला रजिस्टर वो था जिसमें पैसा आ रहा है, ठीक है, कैश, कि भाई ये काउंटर्स जो होलसेल मार्केट में जो ऑब्वियसली वो सेल कर रहा है, तो जितनी सेल्स होती जा रही है वो वहाँ पे नरेट हो रही है। अब वो 3 मिलियन है, अब वो कैश इन हो गया। अब कैश इन होने का तरीका या तो कैश हो या कोई अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे, तो यूजुअली वहाँ पे लोग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो वो उनको अपना अकाउंट नहीं देता कि इस अकाउंट में ट्रांसफर करो, वो जिस कंपनी से बाइंग करता है ना, जिस कंपनी से खरीदता है, वो उनको उसका अकाउंट नंबर देता है। सो कस्टमर यहां खड़ा है जो पेमेंट करना चाह रहा है मिलियंस ऑफ रुपीस की, 3 मिलियन की, वो इसको पेमेंट करने की बजाय पेमेंट कर रहा है इसको। ये बीच में क्या कर रहा था, गायब। 3 मिलियन मतलब उसके 2 रजिस्टर में पैसा यहां से आ रहा है, इस रजिस्टर से, इस फलां 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 को 3 मिलियन हमने दे दिया है। मतलब ये सेलर है, ये कस्टमर्स हैं, ये बायर्स हैं। कस्टमर के अकाउंट से डायरेक्ट बायर के अकाउंट में जा रहा है मेरा ही, बीच में प्रॉफिट मेरा ही है। समझ रहे बात। 3 मिलियन पे सपोज फॉर एग्जांपल मैंने 1 मिलियन बनाया अज्यूमिंग, या 500,000 बनाया, वो 500,000 मेरे अकाउंट में ही है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बायर को वो पे करना है जो उसके साथ एग्री है, सेलर से वो लेना जो उसके साथ एग्री है, कस्टमर से, सॉरी। बात समझ आ रही है क्या हो रहा है। आप बीच में खुद आ ही नहीं रहे, बीच में उतना ही आ रहे हो जितना लोगों ने कैश जमा करा दिया काउंटर पे, वो भी नहीं दिखा रहे, वो भी कैश है। तो मंथ एंड पे जो रिटर्न जाती है वो जाती है 6 लाख रुपए की, कि हमने 6 लाख रुपए का बिजनेस किया, इतने खर्चे हुए, 50,000 रुपये कमाया पूरे साल में। पूरे साल में ऐसी रिटर्न बढ़ते हैं, टैक्स ना देना पड़े, या कुछ अच्छे भी होते हैं वो 5-10 हज़ार दे देते हैं टैक्स। समझाना ही चाह रहा हूँ, दिस इज द वे जिसमें पूरी इकोनॉमी में वो 90 मिलियन डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और ये मैं सिंगल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वहाँ के एक दुकान की, जिसने अपना कट्ठा चिट्ठा खोला क्योंकि वो हमें बिजनेस हमारे साथ करना चाह रहा था, वो हमें अपने कंसल्टेंट के तौर पे हायर करना चाह रहा था। कुछ बात समझ आई। तो ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज चलती हैं। तो सोल प्रोप्राइटर में इस बंदे की जब भी बैंक स्टेटमेंट उठाओगे कुछ नहीं मिलेगा,
थोड़े से पैसे मिलेंगे। सो क्रेडिबिलिटी प्लस टैक्सेशन बेनिफिट्स भी हैं, वो कभी फिर बाद में बात करेंगे। यस, ठीक हो गया। तो इस वजह से लोग फिर एसएमसी बना लेते हैं। या एक और पॉइंट बस लास्ट बोल के ख़त्म करता हूँ, समटाइम्स ऐसे बिजनेसेस पाकिस्तान में मौजूद हैं जिसमें अगर आपने बीइंग अ इम्पोर्टर इंपोर्ट करना है तो इंडिविजुअल को इंपोर्ट करने पे बेनिफिट नहीं है, एक कंपनी को इंपोर्ट करने पे बेनिफिट है। लेकिन चूंकि मुझे साथ में ना पार्टनर चाहिए ना कोई और मेंबर चाहिए, हम कंट्रोल फ्रीक स्पीशीज हैं। एशियंस जो है ना, ये कंट्रोल फ्रीक, कभी आप नोट करना, हमें कंट्रोल पसंद है, हमें कंट्रोल शेयर करना पसंद नहीं है। इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप, मैं कह रहा हूँ हैं कुछ, बट बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप सक्सेसफुल नहीं है। रीज़न हमें कंट्रोल शेयर नहीं किया जाता हमसे। हमें होता है हमने जो कह दिया है वो सही है गलत है वो होना चाहिए। सो पॉइंट वापस आता हूँ। तो ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कि उस केस में आपने कंपनी रजिस्टर करानी ही करानी है। तो फिर क्या हुआ, एससीसीपी ने या लॉ कंपनीज एक्ट ने आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि यार आप एसएमसी के तौर पर रजिस्टर कर लो, सारी कंप्लायंसेस वही हैं, सारे बेनिफिट्स वही हैं, और लेकिन आपका स्टेटस कंपनी का है। सो आपके इंडिविजुअल बिजनेस की एक सेपरेट आइडेंटिटी होगी। गॉट माई पॉइंट? हेलो, एक्सप्रेशन तो अच्छे दो, कम से कम पता लगे समझ आ रही है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे मैं अकेला ही समझ के जा रहा हूँ। हाँ, किसको बेटे? बेटा देखो, मैंने बायर से खरीदना है माल, तो किस पे खरीदूंगा? कॉस्ट प्राइस पे ना। और उसको जब पेमेंट करूंगा तो क्या करूंगा? कॉस्ट प्राइस की। सपोज अज्यूम करो यही माल है जो इस कंपनी का था, तो खरीदा होगा 2.5 मिलियन का, पैसे कितने आ रहे हैं? तो फिर अब आप 3 मिलियन उधर भिजवा रहे हो तो पुराना बिजनेस भी तो चल रहा है ना। मैंने भी तो कई पुराने पैसे देने वाले होंगे, पेबल रिसीवेबल क्रेडिट पे माल लिया होगा, तो मेरा लेजर वहां भी चल रहा है, यहां से पैसे आ रहे हैं, मैं उनका लेजर सेट ऑफ कर रहा हूं। बात समझ आई? तो बीच में पैसे गायब। ठीक है, पे तो मैंने भी करना था, बट एक तरीका जो लीगल तरीका है वो ये है कि आप मेरे बैंक अकाउंट में भेजो, मैं अपने बैंक अकाउंट से चेक भेजूं, ताकि ट्रेस हो के पैसा मैंने कमाया और फिर आगे भेजा, तो भाई में प्रॉफिट आ गया ना। वो नहीं कमाना मैंने, वो नहीं दिखाना मैंने, सॉरी। समझ आई बात की बेटे? और कोई क्वेश्चन जी? अगली कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी। लो जी, पहले पब्लिक कंपनी पे आते हैं। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन लॉ में बहुत मुश्किल लिखी हुई है। उन्होंने कहा पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट ना हो। ठीक है, यही डेफिनेशन है पब्लिक कंपनी की, रियल में यही डेफिनेशन है। सो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि प्राइवेट कंपनी क्या है, क्योंकि पब्लिक जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। रियलिटी में यही डेफिनेशन है जी, मैं गलत अपने पास से ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ये लॉ है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं फिर पहले प्राइवेट कंपनी क्या है और उसके बाद पब्लिक पे आएंगे। ले जी, सबसे पहले, अच्छा थोड़ा सा ऊपर, ये अब हम प्राइवेट कंपनी में, ठीक है, ये ड्रॉप डाउन आ रहा है। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स, सिंगल मेंबर कंपनी में 1 और प्राइवेट के अंदर मिनिमम 2 के बगैर आप बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती अगर आपके पास 2 मेंबर्स ना हो। 2 मेंबर्स का मतलब है 2 शेयर होल्डर होना जरूरी है, मिनिमम 2। क्लियर? अच्छा, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50, नॉट मोर देन दैट। इससे ऊपर जाओगे तो अपने स्टेटस को क्या करोगे? कंपनी बंद कर दोगे। तो क्या करेंगे? आप प्राइवेट तो नहीं रहोगे, फिर आपको अपने स्टेटस को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। सो 2 to 50। लेकिन एक वर्ड नीचे लिखा हुआ मैंने, एक्सक्लूडिंग, प्लीज एम्प्लॉइज काउंट ना करना, मेंबर की बात हो रही है। हाँ, कोई एम्प्लॉई मेंबर भी है वो काउंट कर लो, कोई एम्प्लॉई मेंबर भी है काउंट कर लो। जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कल एग्जाम्पल दी थी सिस्टम लिमिटेड की, आसिफ पीर की एग्जाम्पल दी थी मैंने। सिस्टम लिमिटेड में, ये जो आपने सुना है सिस्टम लिमिटेड का नाम, आईटी की कंपनी है पाकिस्तान की, उसका सीईओ जो है वो शेयर होल्डर भी है। अब वो एम्प्लॉई भी है, शेयर होल्डर भी है। सपोज अज्यूमिंग हम चीफ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई हो, या मैं कहूं मैं फॉर एग्जांपल मैं कंपनी का एम्प्लॉई हूं, साथ में शेयर होल्डर भी हूं, तो फिर मुझे ऐड कर लो ना, मैं मेंबर हूं। मेंबर का मतलब होल्डिंग शेयर। अच्छा, मैं एक चीज और यहां पे क्लैरिफाई कर दूं छोटी सी, ये ना बाद में कल आपको ये कि सर को शायद खुद नहीं पता था, मेंबर जो है ना, मेंबर ये एक ब्रॉडर टर्म है। अभी तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए बोल दिया कि जिसके पास शेयर है वो शेयर होल्डर है, द वन हु इज होल्डिंग द शेयर इज अ शेयर होल्डर, एंड यू कॉल देम अ मेंबर इन द कंपनीज एक्ट। बट एक बार याद रखिएगा, मेंबर वो भी होता है जिसके पास शेयर ना हो। अब वो कौन सी कंपनीज हैं उस पर जब मैं आऊंगा तब बताऊंगा,
लेकिन मेंबर की डेफिनेशन क्या है? ब्रॉडर डेफिनेशन है। एक वो डेफिनेशन है, कहा पार्ट है कि वो मेंबर जिसके पास शेयर हो, लेकिन ऐसी कंपनीज भी एग्जिस्ट करती हैं जिसमें शेयर कैपिटल नहीं होता, फिर भी वहां पे मेंबर्स होते हैं। चलो एक एग्जांपल सोचो, कौन सी ऐसी कंपनीज हो सकती है जिसमें शेयर कैपिटल ना हो? यस एग्जैक्टली, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। वहां पे शेयर कैपिटल नहीं मौजूद होता, लेकिन स्टिल उनकी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट उठाकर देखो, वहां पे मेंबर्स मौजूद होते हैं। यू कॉल देम मेंबर्स। जो फाउंडिंग मेंबर्स होते हैं उसके उनके नाम कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट में एज अ मेंबर लिखे जाते हैं। क्यों लिखे जाते हैं उस पर भी बहुत बहस आएगी, लेकिन समझाना ही चाह रहा हूं कि वहां शेयर कैपिटल नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मेंबर है। ठीक है, जैसा डॉक्टर अमजद साहब को जानते हो आप लोग? यार थोड़ा मतलब बिल्कुल बुक्स तक रहे हो हमेशा, कोई एक्स्ट्रा नॉलेज तोहीन है या वो गुनाह है? देखो डॉक्टर अमजद साहब हैं, अखुवत को जानते हो? अखुवत फाउंडेशन को? डॉक्टर अमजद साहब उनके फाउंडिंग मेंबर हैं। अब अखुवत के फाउंडेशन को उठा के देखो, एनपीओ को, तो अमजद साहब इज एक्चुअली अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, इज द फाउंडेशन, सॉरी, इज द मेंबर ऑफ द फाउंडेशन, बट शेयर कैपिटल नहीं है। माय पॉइंट ठीक हो गया? अच्छा, अखुवत में मल्टीपल वेंचर्स हैं, इसलिए परेशान ना होना, ये ना हो कोई और वेंचर उठाया और को अमजद साहब के पास तो शेयर भी हैं। सो अखुवत के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं। अखुवत माइक्रो फाइनेंस के तौर पे भी काम करती है, इंस्टीट्यूशन के तौर पे, लोनिंग के तौर पे भी काम करती है। आपने देखा नहीं, वो कई दफ़ा कहते हैं आईडी कार्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, कभी सुना है उन्होंने? उनका एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसमें वो आईडी कार्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं इंडिविजुअल्स को, ठीक है, और बिजनेसेस को भी लोन देते हैं अगेंस्ट द आईडी कार्ड और अगेंस्ट द गारंटी, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन उनका सिस्टम बैंकिंग सिस्टम से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, और उनका रिकवरी रेट बहुत साउंड है, अराउंड 96% अबव है रिकवरी रेट, क्योंकि लोग खुद आके वापस कर जाते हैं। उनके शायद इतना रिकवरी के लिए फोकस नहीं करना पड़ता। हालांकि बैंक का रिकवरी रेट देखो, बुरा हाल होता है बैंक्स का, ठीक है, अंडर परफॉर्मिंग लोन्स के नाम से मिलियंस ऑफ रुपीस के लोन्स होते हैं, लेकिन उनके केस में बहुत डिफरेंट है चीज़ें। ठीक हो गया? अच्छा, नेक्स्ट, ये हो गया पहला डिफरेंस कि 2 to 50। इसका मतलब अगर मेंबर की नंबर्स डिफरेंट हुए तो उस केस में क्या होगा? मेंबर्स की नंबर डिफरेंट, तो प्राइवेट कंपनी नहीं है, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अ पब्लिक। ओके, देन आते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर पे रिस्ट्रिक्शंस है। खरीदनी है तो कंपनी खरीदो, ट्रेडिंग नहीं होगी। आसान, मैं इसको आसान करके समझा रहा हूँ, वरना इसके मफहूम बहुत इंटरप्रिटेशन में ज्यादा हो जाएगा डिफरेंट। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, आसान लफ्जों में ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। इसके शेयर ट्रेड नहीं होंगे। हाँ बिकेंगे तो ऑब्वियसली सारे शेयर ही बिक जाएंगे, मार्केट नहीं एग्जिस्ट करती इसके लिए, इसको अलाउड नहीं है कि ट्रेडिंग करें। बात समझ आ रही है? हाँ, सेल परचेज हो सकती है। अच्छा, आर्टिकल्स अभी मैंने समझाया नहीं, आर्टिकल्स में लिखा हो तो। अब आर्टिकल्स क्या है वो बाद में बात बताऊंगा। मैंने कहा ट्रेडिंग अलाउड, ट्रांसफर ऑफ शेयर अलाउड नहीं, मैं इसको शेयर नहीं दे सकता। हाँ, बेचूंगा फिर कंपनी पूरी बेच दूंगा, ट्रांसफर ही कर दूंगा। पार्शियल शेयर जो ट्रांसफर है वो अलाउड, इसका मतलब ऑनरशिप चेंज नहीं होने वाली इस तरीके से। हाँ, देने तो सारी ऑनरशिप आप दे दोगे, ठीक है, सारी ऑनरशिप आप ट्रांसफर कर दोगे। अच्छा, इसमें ना इस प्रोविजन के अगेंस्ट एक बात देखी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे 2 कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं, बल्कि एक ही है और एक, अच्छा बल्कि मैं 2 वर्ड्स के बारे में बात कर ही लेता हूं, ताकि हम बार बार उसका बात आएगी तो जब पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन अभी कम से कम उसके बारे में बात करें, ताकि मैं इस बात को जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे लग रहा है मैं अगर आपको ट्रेडिंग पे रोक दिया ना तो आपने परेशान हो जाना बहुत ज़्यादा, तो मैं एक्सप्लेन कर ही दूँ। 2 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर का हिस्सा भी हैं, MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आसान लफ्जों में एक एक लफ्ज लिख देता हूं इनके आगे। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और ये आपकी रूल बुक है, कंपनी की रूल बुक। ये मैंने आसान लफ्ज लिख दिए इसके, इजी वर्ड, ताकि क्लैरिटी आ जाए, जब भी वर्ड का नाम लूं आपको समझ आ जाए। मेमोरेंडम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन, कंपनी के जो असूल है वो सब आइन जो है वो सारा लिख दिया गया, कंपनी ऐसे बनेगी, ऐसे ऑपरेट होगी, ये कॉरम होगा, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है, ये लोग होंगे, ये मेंबर होंगे, ये डायरेक्टर होंगे। चलेगी कैसे वो आर्टिकल्स पे डिपेंड करता है। प्लीज, ओके, सॉरी गाइस। अच्छा, यहां पे हम लोग थे
मैंने कहा था जी MOA जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट है और AOA रूल बुक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप डिफाइन करते हो कि अच्छा इसकी ये बनी कैसे है, फॉर एग्जांपल मेंबर कौन होंगे, डायरेक्टर कौन होंगे, ठीक है, कंपनी के कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं मेमोरेंडम पढ़ाते हुए समझाऊंगा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा। और रूल बुक है कि कंपनी चलेगी कैसे, ठीक है। अब मैं जब AOA का नाम लूँगा तो आपके जहन में सिर्फ रूल बुक आ जाना चाहिए कि पूरी गाइडलाइन कि कंपनी ने कुछ भी करना है, कुछ भी ऑपरेट करना है, मीटिंग भी करनी है तो हाउ दैट मीटिंग इज गोइंग टू बी कंडक्टेड अंडर दी कंपनीज एक्ट 2017 पूरा लिखा होगा। अच्छा कॉरम ये होगा, इतने लोग आएंगे तो मीटिंग होगी, इनका होना ज़रूरी है, इनके बगैर भी हो जाएगी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है जी। मीटिंग का नोटिस देना, इस तरह की सारी बातें जो एक मीटिंग को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए ज़रूरी हैं वो सारी उसमें दर्ज होंगी आर्टिकल्स में, ठीक हो गया जी। सो अब आता हूँ वापस टू द डेफिनेशन जिसमें मैंने लिखा हुआ है जी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। भाई आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस लॉ में वहां लिखा हुआ अनलेस स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल, अनलेस स्पेसिफाइड इन द आर्टिकल्स। मतलब अगर आपके आर्टिकल्स में डिफाइंड है तो फिर आप कर लो, अदरवाइज नहीं। ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, ट्रेडिंग अलाउड बिक सकती है कंपनी, मतलब प्राइवेट कंपनी अगर आप देखोगे ना जब बनेगी तो शेयर ट्रांसफर नहीं होते, हाँ बिक जाती है या इनहेरिटेंस के तौर पर ट्रांसफर होती नजर आती है, प्रैक्टिकल भी नहीं है ट्रेडिंग उसकी। ट्रेडिंग का क्या मतलब है, बायर सेलर नहीं चल रहे कहीं भी, बात समझ आ रही है। और लास्ट नहीं कर सकते, नॉट अलाउड, आप पूरी ऑनरशिप दे देते हो, इस तरह की प्रैक्टिस नहीं चलती, प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा चलो मैं आपको रिबटल नहीं देता, अगर मैं कहता हूं चलो कर सकते हैं तो करते भी नहीं है यार, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, 2 ओनर्स हैं, कोई ट्रांसफर नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, अनलेस कि एक पार्टनर के, एक कंपनी पर्सन के यार मैं जा रहा हूं मेरी जगह किसी और को एंटर कर लो, तो वो अपने सारे शेयर सरेंडर कर देता टू द न्यू बायर, हाँ मोस्टली, वरना ऑप्शन ही नहीं आती ना, शेयरिंग वाली ऑप्शन ही नहीं आती। लेकिन अगर करना चाहे आर्टिकल्स इजाजत दे तो कर सकते हैं। लेकिन मजे की बात एक और समझो, अगर आप अपने बात ये छेड़ ही लिया तो एक और, अच्छा चलो इस बच्चे ने कहा अगर आर्टिकल इजाजत देते हैं तो कर लो, ठीक है आप शेयरिंग दे दो, मैं फॉर एग्जाम्पल कहता हूं मैं 50% पे बैठा हूं, मैं 25% सरेंडर कर दूं, ओके वी कैन डू दैट अगर मेरी रूल बुक इजाजत देती है। अब अगली बात, बायर ढूंढोगे कहां से और किस रेट पे बेचोगे, नहीं स्टॉक मार्केट में कैसे जा सकते हो बेटे तुम, राइट क्वेश्चन, बट कैसे जा सकते हो, तुम रजिस्टर्ड ही नहीं हो स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में जाने के लिए पहले तुम्हारी कंपनी पब्लिक होनी चाहिए, तुम प्राइवेट में बैठे हो तो वो भी फुल स्टॉप, वो भी फुल स्टॉप। क्वेश्चन अब सोचो ना, मार्केट ही नहीं है तुम्हारे पास, तुम फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी को 5 साल से चला रहा हूं, मुझे लगता है कंपनी का शेयर की आज मार्केट वैल्यू है 50 रुपए, मैं बायर को बोलता हूं यार 50 रुपए का शेयर दूंगा, वो कहता चल निकल 10 रुपए की औकात नहीं 50 रुपए का शेयर बेचना है, तो वो हम किसी एक मुतफिका रेट पे कैसे पहुंचेंगे, उसका एक और मेथड है फिर। लेकिन प्राइवेट कंपनी की चूंकि मार्केट वर्थ उस तरह नहीं डिटरमिन हो रही होती, इसलिए मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती। मार्केट से मुराद क्या, मैंने शायद पहले भी शायद थोड़ा सा बताया था, मार्केट से मुराद क्या है, बायर और सेलर एग्जिस्ट करते हो जहां पे, वही मार्केट है। अब वो फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, जैसे आपकी दराज की बात करें तो ये डिजिटल प्लेट मार्केट है ना, जहां पे बायर सेलर दोनों मोबाइल लेके बैठे हैं, ठीक है, रियलिटी है ना। स्टॉक मार्केट की बात करें आज की टाइम पे ये डिजिटल मार्केट है जहां पे बायर सेलर दोनों अपने लॉगिन के साथ बैठे हैं, एज कंपेयर टू एनी सुपरमार्केट ये फिजिकल मार्केट है जहां बायर सेलर एग्जिस्ट। सो मार्केट प्लेस मीन्स जहां बायर सेलर एग्जिस्ट। अब यहां पे आप सेलर बनना चाह रहे हो, बायर एग्जिस्ट नहीं करता, और अगर बायर मिल भी गया तो वो प्राइवेट अरेंजमेंट में मिलेगा, मिल जाएगा प्राइवेट अरेंजमेंट में, आप खुद किसी को दाना डाल के फंसाओ, और वो भी क्यों आएगा, वो फिर आके कहेगा मैं आपकी प्राइस से एग्री नहीं करता, आप कहोगे मैं 50 रुपए का बेचना, वो कहता है मैं तो 30 रुपए दूंगा, मुझे लगता है आपकी कंपनी की वर्थ 30 रुपीज है। फिर एक नई कहानी शुरू होती है कि किसी इंडिपेंडेंट को बुलाओ जो वैल्यूएशन करे उसे बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज, मैं लिख देता हूं यहां पे, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज। ये वो एक्सरसाइज है जिसके अच्छे खासे पैसे लिए जाते हैं, जैसा PIA जब बिकने पे आई, हालांकि मार्केट में उसका शेयर एग्जिस्ट करता था EY ने दोबारा से उसकी ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज किया, क्योंकि बाहर कहता था ना 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 ये रेट तो नहीं है,
ये तो मार्केट आपने मैनिपुलेट की हुई है, दोबारा से ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज कराओ। तो उस पूरी ट्रांजैक्शन में सबसे मजेदार काम ईवाई ने किया। आई डोंट नो उनकी एग्जैक्ट कोड क्या थी, बट पब्लिक स्टेटमेंट्स ये हैं या पब्लिक इंफॉर्मेशन है कि 2 बिलियन चार्ज किया उन्होंने इस ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज के लिए। सो ये एक्सपेंसिव सर्विस है, ये अदर देन एश्योरेंस सर्विसेज हैं। ये हम लोग बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट में से जो टॉप फर्म्स हैं जिसमें ईवाई का बहुत नेम है, केपीएमजी भी इन्वॉल्व है, बट ईवाई का बहुत नाम है। मैं उनकी कोई तारीफ करके उनकी कोई वो नहीं कर रहा, मार्केटिंग नहीं कर रहा, बट रियलिटी में उनका बहुत नाम है इन एक्सरसाइजेस में, और वो बहुत हैफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं। अब ये करके आप बेच सकते हो, फिर जो ये प्राइस डिटरमिन करेंगे ऑडिटर या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, वो प्राइस के ऊपर ट्रेड होगी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता ही नहीं है। बात समझ आई जी बेटी? बिल्कुल आता है, लेकिन ये मोस्टली उन कंपनीज में आएगा जिनकी मार्केट प्लेस ना हो, जिस तरह प्राइवेट कंपनी, जिस तरह पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। अगर आप देखो यहां पे पब्लिक अनलिस्टेड में क्या लिखा हुआ है मैंने, ट्रेडिंग अलाउड फॉर सच शेयर बट मार्केट प्लेस लाइक पीएसएक्स नॉट अवेलेबल। सो सेम प्रॉब्लम यहां। प्राइवेट में तो ट्रेडिंग होती नहीं ना, मैंने जैसा कहा आर्टिकल्स में मोस्टली लिखा ही नहीं होता, ट्रेडिंग अलाउड ही नहीं है, ट्रांजैक्शन अलाउड ही नहीं है, जब भी हुई है डिसॉल्व ही हुई है, प्रैक्टिकल भी नहीं है मार्केट में ना। लेकिन होना चाहे तो आर्टिकल में इजाजत हो सकती है। प्लीज इस पे ये ना हो ना कि कल को आपको नहीं सर ने कहा था प्राइवेट ट्रेडिंग नहीं कर सकती। ट्रेडिंग नहीं होती, फिर वो ट्रांसफर ऑफ शेयर होते हैं और उसमें कोई म्यूचुअल कॉन्सेंट होती है कि यार ठीक है ये आपको दे देते हैं, और वो हमेशा इनकॉर्पोरेशन पे हो रहा होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। मैंने मूव होते नहीं देखा। हाँ मैक्सिमम ये होता है शेयर इंक्रीज करने हो, नंबर ऑफ शेयर, यानी पहले शेयर्स थे 50,000, अब वो चाह रहे हैं कि 5 लाख हो जाएं, तो उस केस में डिवाइड करते हैं फिर शेयर, तो किसी न्यू बंदे को दे देते हैं या एग्जिस्टिंग में बांट देते हैं। बहुत सी कॉम्प्लेक्स बातें बोल दी, लेकिन आप यहाँ ये याद रखो कि प्राइवेट कंपनी की मार्केट प्लेस नहीं है, ट्रेडिंग होती नहीं है, प्रैक्टिकली करना चाहे तो आर्टिकल या रूल बुक में ये बात लिखी होनी चाहिए। फिर हो सकती है, यही डिफरेंस है। पब्लिक के केस में रूल बुक की जरूरत नहीं है। पब्लिक के केस में, पब्लिक कंपनी के केस में रूल बुक की जरूरत नहीं है। पब्लिक कंपनी क्या है, जो प्राइवेट ना हो, तो रूल बुक की जरूरत नहीं है, वो ट्रेडिंग कर सकती है, इजाजत है, उसको रूल बुक का डिपेंडेंट होने की जरूरत। ये डिफरेंस समझ आ गया? पक्की बात है आप लोगों को? सो ट्रेडिंग में मसला इसको भी आना है, ट्रेडिंग में मसला पब्लिक अनलिस्टेड को भी आना है, लेकिन एक रूल बुक की महरूने मिन्नत है, एक विदाउट रूल बुक चलेगी। भाई उसको तो इजाजत है बाय डिफॉल्ट कि वो ट्रेडिंग कर सकती है, लेकिन मसला वही है, मार्केट प्लेस नहीं है। जी सर प्लीज प्लीज होल्ड वहां पे। जी स्टार्ट करें। ओके सो अच्छा मैं कंक्लूड कर लूं ताकि हम लोग इस टॉपिक को कंक्लूड सकें। सो नाउ कंक्लूजन इज कि प्राइवेट कंपनी को ट्रेडिंग अलाउड नहीं है अनलेस के उसके रूल बुक में ये बात लिखी हो। पब्लिक कंपनी को उसके बरक्स, चूंकि पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट ना हो, तो उसको ट्रेडिंग अलाउड है, बट पब्लिक की स्प्लिट हो जाती है दो हिस्सों में, एक लिस्टेड एक अनलिस्टेड के नाम से दो कैटेगरीज बन जाती हैं। लिस्टेड तो अनलिस्टेड की कैटेगरी को वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं है, उसके केस में वो वही तरीके से एक प्राइवेट अरेंजमेंट में किसी को माल बेचना चाहे, अपने शेयर्स बेचना चाहे तो बेच सकती है, और बेच के ऑब्वियस बात है कि प्राइस के ऊपर लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो फिर कंसल्टेंट के पैसे बनेंगे। तो कोई नहीं, रोजी रोटी चलती चाहिए, तो कंसल्टेंट के पैसों के बाद जो प्राइस तय होगी उसके ऊपर ट्रेडिंग होगी। क्या मेरी बात समझ आ गई? अब थोड़ा सा डिफरेंस, बस एक और चीज़, हमने शायद नीचे कोई और पॉइंट रह गया था हमारा, हाँ वो रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक। अच्छा उसको समझाने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं ये कंक्लूड कर दूँ एक छोटी सी बात। लिस्टेड क्या होता है? लिस्टेड मतलब कि वो कंपनीज जिनके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हों, वो कंपनीज पीएसएक्स के साथ रजिस्टर्ड हों। एक पूरी रूल बुक है, पीएसएक्स रूल बुक। आप इंशाल्लाह सीफैब में जाओगे तो सारा लॉ ही आपके सिलेबस बनेगा। तो पीएसएक्स रूल बुक का पूरा एक पलंदा है, जैसा वो किसी जमाने में कायदे आज़म के 14 नकात थे ना, इस तरह पीएसएक्स के रूल बुक की एक पूरी लिस्ट है कि एक कंपनी ने अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड होना है तो क्या 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 करना पड़ेगा। और फिर खाली यहां पे बात खत्म नहीं होती, कुछ चीजें, बहुत सी रूल्स हैं जिनको मेंटेन भी करना है, और अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो फौरन से पहले वो वहां पे मेंशन कर देगा डिफॉल्टर। आई थिंक अगर यहाँ पे इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा आज, अभी हमारा टाइम ऊपर हो गया हुआ ना, जस्ट सो लेट मी सी कि अगर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकें।
मैं आपको एक चीज़ बस छोटी दिखाता हूँ, क्लास को कंक्लूड करते हैं अगर हम इंटरनेट कनेक्ट कर पाए। आई थिंक सो आज ऑन नहीं है शायद, क्या रीज़न है? ओके चलो चलो, मुझे कल याद कराना, मैं आपको पीएसएक्स की रूल बुक में दिखाऊंगा, पीएसएक्स के एक साइट पे दिखाऊंगा। जो कंपनीज डिफॉल्टर हो जाएंगी, कंप्लायंस नहीं करेंगी, उसी दिन जिस दिन वो उन्हें डिफॉल्टर लिस्ट में डालेगा, वहां पे इतना बड़ा करके DEF के नाम से रेड अलर्ट जारी हो जाएगा कि जनाब ये कंपनी जो है डिफॉल्टर हो गई है। डिफॉल्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो फाइनेंशियली डिफॉल्ट कर गई है, इसका मतलब ये कि उसने पीएसएक्स की रूल बुक की किसी की वायलेशन कर दिया। ठीक हो गया। और एक छोटी सी बात और, जो आपकी कंपनी का स्टेटस चेंज होता जाता है, आप प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से लिस्टेड में कन्वर्ट होते हो, ये बात याद रखना, कंप्लायंसेस या रेगुलेटर उतने ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इन द सेंस देखो जब तक आप लिस्टेड नहीं थे, पीएसएक्स आपको कुछ नहीं कहने वाला, उसको आपसे परवाह भी नहीं है कि आप कौन हो। लेकिन जिस दिन आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो गए, आपकी कंपनी पब्लिक लिस्टेड बन गई, तो समझ लो अब आपके ऊपर एफबीआर भी बैठा है, आपके ऊपर एसईसीपी भी बैठा है, आपके ऊपर नाउ पीएसएक्स भी आंखें नजरें जमाए बैठा है। अब आपको एक रेगुलेटर नहीं, 3 रेगुलेटर की कंप्लायंसेस करनी है। और मजे की बात, अगर आपकी इंडस्ट्री से फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज हो गई, जैसा इंश्योरेंस इंडस्ट्री है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो खुद सोचो स्टेट बैंक भी आ गया। और एक और मजे की बात, एससीसीपी के डिविजन्स हैं, जैसा मैं इंश्योरेंस की बात करूं तो एससीसीपी का ही एक इंश्योरेंस डिवीजन है जो सेपरेट है, ठीक है, और वो जल्लाद है पूरा, वो सिर्फ इंश्योरेंस देखता है, इंश्योरेंस कंपनीज, जैसा जुबली इंश्योरेंस है, आदमजी इंश्योरेंस है, इन सबको। और वो फिर वो भी आ गया। तो जो आपकी कंपनी का स्टेटस चेंज होता है, मजीद रेगुलेटर्स आपके सर पे आके बैठ जाएंगे। सो कंपनी की कंप्लायंसेस उतनी ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक्सचेंज कंपनी है तो रेगुलेटर बैठा है एसबीपी। अब स्टेट बैंक जब आ जाए तो इतना अजाब करते हैं, जिंदगी के ऑपरेशन चलाना कई दफा मुश्किल हो जाता है। जैसा मैं एक छोटी सी एग्जांपल पे बात खत्म करता हूं, एक्सचेंज कंपनी में कभी जाके देखो, बड़ी मजे क्या है, उनका डे क्लोज नहीं होता जब तक वो डेली रिपोर्ट सबमिट ना कर दें टू एसबीपी। फिर डेली सबमिट करनी है, फिर वीकली एक एडिशनल सबमिट करनी है, फिर बाई वीकली एक एडिशनल सबमिट करनी है, फिर एक मंथली सबमिट करनी है। मतलब लहदा लहदा है ये, डेली तो जा रही है, साथ में एक वीकली भी आएगी, ओ सॉरी मंथली भी आएगी, एक वीकली भी आएगी, फिर क्वार्टरली आएगी, फिर हाफ ईयरली आएगी, और फिर एनुअल आएगी, और सारी आपस में रिकनसाइल होनी चाहिए। बात समझ आ रही है? सो आप डे क्लोज ही नहीं कर सकते जब तक आप वो सबमिशन नहीं करोगे टू एसपीपी। सो इतना स्ट्रिक्ट हो जाता है रेगुलेटर जब कभी आप उनको एंगेज कर लेते हो। अगर एंगेज नहीं कर रहे तो फिर, जिस तरह अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट बैंक मुंह भी नहीं लगाता अनलेस कि आपको बहुत बुरी हरकत कर दो। स्टेट बैंक कभी नहीं आता, उसका रोल ही नहीं है आपके साथ। हाँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ वो हर एक के साथ कनेक्टेड है, वो बेशक म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, इन्वेस्टमेंट फर्म क्यों ना हो, वो कुछ भी हो, वो साथ अटैच्ड है। बात समझ आ रही है? चलो, अल्लाह ताला सबको सहायता करें।